बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आजकल पूरी दुनिया की नज़रें सतह समुंदर से 14,000 फुट की बुलंदी पर वाक़या दुनिया के सबसे ऊंचे महाज जंग पर लगी हुई हैं। दो न्यूक्लियर पावर के हामिल पड़ोसी मुतहारिब हालत में एक दूसरे के आमने सामने हैं और मैं समझता हूँ ये दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजने के मुतरादिफ है। चाइना, भूटान और इंडिया के ट्रांजैक्शन पर वाक़या तवील सरहद जो कि 3,488 किलोमीटर है, ये कभी भी वाज़ेह हदबंदी की हैसियत अख्तियार ना कर सकी। जिसके जिसके कब्ज़े में जो इलाका है वो उसे एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल यानी ALC कहता है। तमाम दोनों ममालिक एक दूसरे के इलाके पर अपना इलाका होने का दावा करते रहते हैं और यही वजह है कि इनके दरमियान अक्सर तनाज़ात रहते हैं। कहा जाता है कि मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर के दौर हुकूमत में 1682 सन ईस्वी में लद्दाख के इलाके पर कब्ज़ा करने के ख्वाहिशमंद मंगोलों और तिब्बतियों को मुग़लों ने इबरतनाक शिकस्त से दो चार किया और उन्हें पसपाई पर अख्तियार करने पर मजबूर किया और एक वाज़ेह हदबंदी कायम कर दी जो कि आज तक कायम चली आ रही है। मुग़ल शहंशाह औरंगज़ेब आलमगीर ने लद्दाख के हुक्मरान से एक मुआहदे के तहत वहाँ पर एक जामे मस्जिद भी तामीर कराई जो कि लद्दाख के इलाके लेह में कायम की गई है और ये जामे मस्जिद आज भी मुग़ल फ़न तामीर की शान व शौकत की और अज़मत की गवाही दे रही है। हालिया तनाज़ा जो कि चीन और भारत के दरमियान हुआ है ये जॉनसन लाइन पर हुआ है। ये जॉनसन लाइन अंग्रेज़ों के दौर में 1866 में वज़ा की गई थी एक सरहद के तौर पर, जिसे इंडिया तो तस्लीम करता है मगर चीन ने इसे कभी भी सरहद तस्लीम नहीं किया। चीन का दावा है कि इंडिया के ज़ेर तसल्लुत लद्दाख के इलाके में बहुत से इलाके उसका हिस्से के हैं और उसके लिए वो अपनी हर वक्त एफ़र्ट भी करता रहता है उसके हसूल के लिए। और मौजूदा उसका जो तनाज़ा इंडिया के साथ सामने आया है वो अभी इसी सिलसिले की एक कड़ी है। आइए अब थोड़ा लद्दाख के बारे में जानते हैं। लद्दाख के शुमाल में कराकोरम का अजीम पहाड़ी सिलसिला है जबकि जनूब में हिमालय की पहाड़ी चोटियाँ हैं जो कि दुनिया की सबसे बुलंद पहाड़ी चोटियों का एजाज़ भी रखते हैं। लद्दाख जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा था। 5 अगस्त 2019 को भारत ने अपने खसूसी सदारती अख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए आइन के आर्टिकल 370 को मनसूख करते हुए लद्दाख और कश्मीर की आइनी हैसियत को तब्दील कर दिया और उसके भारत के ज़ेरे एहतमाम एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया और ये इनको 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक हिस्सा लद्दाख तय पाया जबकि दूसरे हिस्से को जम्मू कश्मीर का नाम दिया गया है। लद्दाख की सकाफ़त पर और तहज़ीब व तमद्दुन पर तिब्बत के गहरे असरात हैं। तिब्बती तहज़ीब व तमद्दुन और लोगों के खदो खाल, चेहरे के नकूश एक जैसे होने की वजह से लद्दाख को तिब्बत सगीर यानी लिटिल तिब्बत भी कहा जाता है। इससे पहले कि हम अपने असल मौजू की तरफ आएँ, आपको लद्दाख के चंद हसीन और दिलकश मनाज़िर दिखाता हूँ। ये श्री केदारनाथ और भोलेनाथ का मंदिर है जहाँ पर पहुँचने के लिए ग्लेशियर्स पर पैदल चलते हुए कई दिनों की मुसाफत के बाद पहुँचना मुमकिन हो सकता है और ये एक हिंदुओं का इसकी यात्रा एक बड़ी मुक़द्दस हैसियत रखती है। इसी तरह से ये नोकला काई की आबशार है जो 1115 फुट की बुलंदी के हवाले से इंडिया की सबसे बुलंद तरीन एजाज़ आबशार होने का एजाज़ भी रखती है। इसकी सियाती और मजहबी वैल्यू एक अलग तफसील तलब बहस है और ये तिब्बत की झील मानसरोवर से निकलने वाले दरिया सिंध के हसीन मनाज़िर हैं जो कि लद्दाख से निकलते हुए लद्दाख की घाटियों से निकलते हुए लिए गए हैं। दरिया सिंध को ये एजाज़ हासिल है कि इसके नाम पर 2 खित्ते आबाद हैं। इस जैसे कि सिंध धरती सूबा सिंध इसके नाम से है और इसी को हम इंडस कहते हैं। इंडस दरिया की निस्बत से ही भारत को इंडिया कहा जाता है। खैबर पख्तूनख्वा में दरिया सिंध को अब्बासीन कहते हैं यानी दरियाओं का बाप। ये मुक़द्दस दरिया है हिंदू मत में भी और मुसलमानों में भी। इसकी पाकिस्तान की सरज़मीन पर भी इसकी एक हैसियत रीढ़ की हड्डी की सी है। लद्दाख के 2 बड़े शहर लेह और कारगिल हैं। जी वही कारगिल जो हमारा होते होते रह गया था। लेह की आबादी ज़्यादातर बुद्धिस्ट और मुसलमानों पर मुश्तमिल है और ये रकबे के लिहाज से गुजरात के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा ज़िला है जबकि कारगिल में शिया मुस्लिम आबादी मौजूद है। लद्दाख का एक बड़ा इलाका अक्सई चीन की खुद मुख्तारी में है और ये चीन की स्ट्रेटजिकल नुक्ता नज़र से दिफाई नुक्ता नज़र से बहुत अहमियत का हामिल है। ये तिब्बत के इलाके को चीन के सूबा ज़ीजियांग से कनेक्ट करता है और चीन ने इसी स्ट्रेटजिकल नुक्ता नज़र के हवाले से यहाँ पर एक भारत के इल्म लाए बगैर एक शहरा भी तामीर की थी
जो तिब्बत को ज़ीजियांग से कनेक्ट करती है। 1959 को भारत के इल्म में इस शराह की तामीर के बारे में आया जो 1962 की जंग पर मुंतज हुआ। ये शहरा आगे चलकर शहराए कराक्रम से मिलती है और शहराए कराक्रम पाकिस्तान से होती हुई ग्वादर के गर्म पानियों तक जाकर पहुंचती है और ये शहरा सी पैक माहदे के हवाले से एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। इसलिए इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि चीन इस शरह के हवाले से किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ करेगा। जैसा कि हमने बताया कि इंडिया और चीन का सरहदी तनाज़ा पुराना है। 1962 की जंग के बाद ये सरहदी तनाज़ा मज़ीद पेचीदा हो गया। 1962 में चीन ने भारत के इलाके अक्साई चीन पर कब्ज़ा कर लिया और भारत को बहुत सारे नुकसान के बाद पसपाई इख्तियार करना पड़ी। ये तो थी साइनो इंडिया रिलेशन के हवाले से माजी की एक तस्वीर। अब देखते हैं कि हालिया जो तनाज़ा है वो उसी साबका तनाज़ात का तसलसल है या कुछ और फैक्टर्स हैं या कुछ और वजूहात हैं जो इस तनाज़े का बायस बनते हैं। इससे पहले कि हम आपने इस बात को आगे बढ़ाएं, नाज़रीन आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इस चैनल को, नए रंग मुल्तान चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के पुश बटन को भी दबा दें ताकि जैसे हमारी कोई नई वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। जी तो नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि चीन ने आर्टिकल 370 के ख़ात्मे पर एतराज़ उठाया, इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और इस पर अपनी सालमियत के ख़िलाफ़ करार दिया कि उन्होंने लद्दाख की जो एक हैसियत थी उसको भारत के ज़ेरे तमाम हैसियत बनाकर उन्होंने एक ऐसा यानी तनाज़ा खड़ा कर दिया जिसको चीन सलामती कौंसल में भी ले गया। लेकिन इंडिया ने इस मामले को अपना अंदरूनी मामला करार देकर चीन के मौक़िफ़ को मुस्तरद कर दिया और साथ ही वो इंडिया ने बड़ी सूरत के साथ उस लद्दाख के इलाके में सड़कों की तामीर शुरू कर दी और फ़ौजी चौकियों को कायम करना शुरू कर दिया और चीन ने इसको अपनी सालमियत के ख़िलाफ़ तस्वर करते हुए वो रास्त इक़दाम उठाने पर मजबूर हो गया। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान ख्वा चुजंग ने कहा कि चीन को कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश है और चीनी वज़ारत ख़ारजा भारत की जानिब से लद्दाख को मरकज़ का हिस्सा बनाने के यकतरफ़ा फ़ैसले को मुस्तरद करती है। तर्जमान के मुताबिक कश्मीर पर चीन का मौक़िफ़ वाज़ेह है। इंडिया की वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान रवेश कुमार ने कहा कि चीन के मौक़िफ़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि ये इंडिया का अंदरूनी मामला है। इंडिया दूसरे मुल्कों के अंदरूनी मामलात पर तबसरा नहीं करता और वो दूसरे मुल्कों से भी यही तवक्को रखता है कि वो इंडिया के अंदरूनी मामलात में दखल अंदाज़ी ना करें। चीन की फ़ौज को पीपल्स लिबरेशन आर्मी कहते हैं जिसका बुनियादी मंशूर चीन की सरहदों की हिफाजत करना है। चीन की ये तरबियत याफ्ता और हर लिहाज से मुसल्लह फ़ौज का मवादना हम दुनिया के किसी भी तरक्की याफ्ता मुल्क की फ़ौज से बखूबी कर सकते हैं। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की आर्टिलरी, एविएशन, एयर डिफेंस, सिग्नल्स, इंजीनियरिंग, इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस और जदीद तरीन जंगी मवासलात और जदीद तरीन जंगी आलात का जो बजट है वो भारत के दिफाई बजट के मुकाबले में 4 गुना ज़्यादा है। भारत के साबिक आर्मी चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल विक्रम सिंह के मुताबिक चीन इस पोजीशन में है कि एक हफ़्ते के अंदर अंदर अपनी 32 डिवीज़न फ़ौज यानी 3.5 लाख से ज़ायद फ़ौज को लद्दाख के बॉर्डर पर मूव कर सकता है। जबकि इसी तरीके से भारत की तरफ से भी अपने लॉजिस्टिक्स की मूवमेंट और उनकी सूरत दिखाई जा रही है किस तेज़ी से वो भी किसी दौर पर उन्होंने अपनी शिकस्त तस्लीम करने को तैयार नहीं है और वो भी उतनी ही तेज़ी के साथ लद्दाख की जानिब अपने लॉजिस्टिक्स को मूव कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि ये सूरत हाल ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि आलमी अमन और सलामती के लिए एक अलार्मिंग सूरत हाल है। ताज़ा तरीन सूरत हाल यह है कि इंडियन ऑफिशल्स के मुताबिक पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने गलवान वादी की 3 मुख्तलिफ मकामात से घुसपैठ की है और 4000 किलोमीटर तवील सरहद पर अपने फ़ौजी दस्ते तैनात कर दिए हैं। जबकि चाइना की तरफ से भारत पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि उन्होंने सरहदी हदबंदी की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने सरहद को अबोर किया है और उन्होंने इश्तियाल अंगेज़ी की है, चीनी फ़ौज पर हमले किए हैं, जिसके नतीजे में ये इंतहाई सूरत हाल में इख्तियार करना पड़ी कि एक शदीद किस्म की जिस्मानी जंग का नतीजा हमें देखने को मिला और ये सारा कुछ इसका भारत का किया जा रहा है। गुज़श्ता मंडे को गलवान दरिया को अबूर करके चीनियों ने घूंसों, बैटों और डंडों और बांसों के साथ भारतीय फ़ौज पर इतना शदीद और मुनज़्ज़म हमला किया कि भारतीय फ़ौजी संभल ना पाए और उनमें से कुछ तो ज़ख्मी होकर दरिया में गिरे और इंडियन हुकाम के मुताबिक
इन ज़ख्मी होने की वजह से और हाइपोथर्मिया की वजह से, यानी उनका टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर फॉल कर गया था, एक कर्नल और 2 सीनियर ऑफिसर समेत 20 अफराद हलाक हुए हैं। इंडियन हुकाम बताते हैं कि एक मकाम पर हमने बैनर ड्रिल और फ्लैग मार्च के ज़रिए से चीनियों को समझाने की कोशिश की कि ये हमारा इलाका है, आप अपने इलाके की तरफ लौट जाएं, मगर चीनियों पर इसका कोई असर ना हुआ। ये बैनर ड्रिल और फ्लैग मार्च 2-3 रोज़ तक दोहराया जाता रहा और उनको चीनियों को वार्न किया जाता रहा कि आप लौट जाएं, मगर चीनी टस से मस ना हुए। चीन अपनी एक डिवीज़न फ़ौज की मदद से लद्दाख के अंदर 50 किलोमीटर से ज़ायद के इलाके में घुस चुका है। ये पेंगोंग की वो मशहूर झील है, पेंगोंग नामी वो मशहूर झील है जो कि 143 किलोमीटर तवील है और इसका जो पॉट है वो ज़्यादा से ज़्यादा 5 किलोमीटर चौड़ा है और ये चीन और भारत के दरमियान एक कुदरती सड़क का काम देती है। इसमें ये हुआ कि खंदकें खोद कर और अपनी हर तरह की जंगी हिकमत अमली को अख्तियार करते हुए चीनी यहाँ पर मोर्चा जन हो चुकी है। चीनी फ़ौज झील का ये मशहूर ज़माना स्पॉट है जो आमिर खान ने अपनी फ़िल्म 3 इडियट्स के इख्तितामी सीन को फिल्म बंद कराने के लिए मुंतखब किया था और उसके नतीजे में लद्दाख में इस झील के हवाले से टूरिज़म इतनी बढ़ी कि इस फिल्म के रिलीज़ होने के बाद पहले साल में ही जो टूरिस्ट यहाँ 4 लाख आते थे उनकी तादाद 4 गुना बढ़ गई और वो 16 लाख आए और फिर हर साल ये बढ़ती रही और एक नतीजा ये आया कि यहाँ पर आलूदगी की शरह इतनी बढ़ गई कि लद्दाख की ज़िला इंतज़ामिया को इस हवाले से खसूसी इक़दाम करने पड़े थे। और इस जगह पर जहाँ पर करीना कपूर कभी स्कूटी पर बैठकर आया करती थी, आज चीन की फ़ौज कैमाज़ान हो चुकी है। कहा जाता है कि गुज़श्ता 45 वर्षों में मिलिट्री लेवल की इतनी कैजुअल्टी नहीं हुई जितनी कि गुज़श्ता दिनों सामने आई हैं। दोनों तरफ अफवाज के मारे जाने के दावे किए जा रहे हैं। इंडिया का मीडिया चाइना के मीडिया के मुकाबले में ज़्यादा फ़ाल है, इसलिए इंडिया की तरफ से चीनी फ़ौजों के मारे जाने के मुख्तलिफ वर्जन सामने आ रहे हैं। जबकि चीन का वर्जन जानने के लिए, चीन का मौक़िफ़ जानने के लिए हमें चीन के वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान के मौक़िफ़ को तस्लीम करना पड़ता है और जो वो कहेंगे उसी हवाले से हम बात करेंगे। इससे ज़्यादा हमारे पास कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। इस वक्त दोनों अफवाज की तरफ से एक दूसरे के सिपाहियों पर तशद्दुद की वीडियोज़ वायरल की जा रही हैं। ये एक चीनी फ़ौजी है जो अपने बुलेट और बम प्रूफ टैंक समेत इस वक्त हिंदुस्तानी फ़ौजियों के नरगे में है और वो उसे तशद्दुद भी कर रहे हैं, गालम गलोच भी कर रहे हैं। जबकि इसी तरह की एक वीडियो चीनी फ़ौजियों ने भी जारी की है जिसमें एक भेस बदला हुआ इंडियन फ़ौजी उनके कब्ज़े में आया हुआ है और वो उसे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। कहा जाता है कि चीन इस फ़ौजी तनाव को अपने हक़ में इस्तेमाल करने की बेहतरीन सलाहियत रखता है। चीन के इस फ़ौजी तनाज़े को या इस फ़ौजी इक़दाम को किसी सूरत में भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इस हवाले से चीन की टाइमिंग को भी ख़ुसूसी तौर पर देखा जा रहा है। इस वक्त पूरी दुनिया अमेरिका समेत कोविड के तबाहकारियों का शिकार है और भारत अपने इत्तेहादियों और अपने दोस्तों से किसी किस्म की मदद तलब करने की पोजीशन में नहीं है। जबकि चीन के पास ये बेहतरीन मौका है कि वो अपनी मिलिट्री बर्तरी और अपनी जो सुपरमेसी है उसको साबित कर सके दुनिया के सामने, जो उसकी डेवलपमेंट हुई है और जो वो एक अपने अंदर पोटेंशियल जमा कर चुका है। अब उसके पास उसके इजहार का एक भरपूर मौका आ चुका है और दूसरी तरफ ये मौका खुद इंडिया ने भी उसे फराहम किया है कि 370 आर्टिकल को मनसूख करके उसने चीन के हाथ में एक ऐसा मौसर हथियार दे दिया है जिसे वो दुनिया के सामने दिखाकर बता सकता है कि भारत ने उसकी सलामती को, उसकी खुद मुख्तारी को ख़तरे में डालते हुए जो बफर जोन थे, जो ऐसे इलाके थे जो गैर मुतनाज़ा थे, उनको अपनी टेरिटरी में शामिल करके बराह रास्त आकर उसके मामलात को, उसकी सरहदी जो तनाज़ात हैं या उसकी जो सरहदी सूरत हाल है उसको चैलेंज किया है। लिहाजा चीन को जो कुछ भी करना पड़ा है वो अपने दिफा में कर रहा है। लिहाजा मैं समझता हूँ जो आइन की आर्टिकल जो 370 की मनसूखी है कि वो ये भारत के अपने गले में पड़ चुकी है। जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल में इंतहाई मुहतात और सोच समझ कर कदम उठाना होगा। चीन उसका इत्तेहादी भी है, उसका दोस्त भी है, जबकि भारत उसका पड़ोसी है और ये दोनों ऐसी हकीकतें हैं जो जोग्राफियाई भी हैं और जो ज़मीन ग्राउंड रियलिटीज़ भी रखते हैं। हम इन हकीकतों को तब्दील नहीं कर सकते, ना हम अपने पड़ोसियों के साथ बिगाड़ कर पुरअमन तरीके से रह सकते हैं, ना ही हम अपने इत्तेहादियों को नज़रअंदाज कर सकते हैं। लिहाजा पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के हवाले से एक बहुत अहम मोड़ है। पाकिस्तान को बहुत सोच समझ कर फैसले करने होंगे क्योंकि पाकिस्तान का कोई भी कदम उठाया हुआ जो कि गलत साबित होगा तो वो बहुत नुकसानदेह होगा। पाकिस्तान को अपनी आइनी और जोग्राफियाई सरहदों की हिफाजत भी करनी होगी
और उनके तहफ़्फ़ुज़ भी यकीनी बनाना होगा। साथ ही खित्ते में अमन और सलामती के लिए भी पाकिस्तान को इक़दाम करने होंगे, क्योंकि पाकिस्तान मैं समझता हूँ बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकता है। बजाय ये कि वो कोशिश करे कि मामलात को मैदान जंग में हल करने की बजाय मुज़ाकरात की सतह पर ले आए, और वरना दूसरी सूरत में एक ऐसी तबाही और एक ऐसी बर्बादी न सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि आलमी सलामती के लिए मुंतज़िर है, जिसका तसव्वुर करना भी शायद हमारे लिए मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, हमारी ये काविश आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और हम इसी तरीके से आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस पेश करते रहें। बहुत शुक्रिया।